हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है ना। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डेमोग्राफी को समझ लिया था। आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फैमिली प्लानिंग और उसमें फार्मासिस्ट अपना क्या रोल प्ले कर सकता है। पहले तो हमें फैमिली प्लानिंग समझनी है। एक मोटा मोटा कहीं ना कहीं तुम लोग इसको जानते हो, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, किन किन तरीकों से किया जाता है, बट यहां पर हम थोड़ा सा इसको क्या है डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपना प्रोफेशनल कोर्स है तो सारी चीजें डिटेल में आनी चाहिए। तो क्या है फैमिली प्लानिंग, आओ देखते हैं। तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री है ना इन द वर्ल्ड टू हैव लॉन्च्ड अ नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि प्रोग्राम लाना पड़ा सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हम सब समझते हैं फैमिली प्लानिंग कुछ और नहीं है, बस बच्चों को क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, यानी कि बच्चों की जो पैदावार है, जब बच्चे एक फैमिली में पैदा होते हैं उनमें एक गैप रखने का तरीका, 2 से ज्यादा बच्चे ना हो उसका तरीका, वो सब चीजें कहीं ना कहीं इसके अंदर आती हैं। तो इंडिया पहली कंट्री है पूरी दुनिया में जहां पर ये प्रोग्राम इस तरह से लॉन्च किया ऑफिशियली, है ना। कब लॉन्च हुआ? 1952 में। गोल्स क्या थे फैमिली प्लानिंग के? अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। हम लोग चाहते थे कि पॉपुलेशन की जो इतनी बेहताशा बढ़ रहा था, है ना, एक टाइम पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बड़ा वैसा टॉपिक हो गया था, उसको कंट्रोल किया जाए बाय कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कैसे कंट्रोल करेगा भाई? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अप्लाई करके। क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड? तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होते हैं? अच्छा ठीक है, अब कॉन्ट्रासेप्शन की बात आ गई है तो यहां पे तुम लोग कुछ चीज बता दूं मैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस में जो सेक्स वर्ड है उसकी जगह पर कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, है ना। सेक्स भी बोल देते हैं, अदरवाइज ज्यादा टीचर क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वाइटस, ठीक है, या क्या इस्तेमाल करेंगे? इंटरकोर्स, ठीक है ना। ये ज्यादातर क्या रहता है, कई बार इंटीमेशन भी बोल देते हैं कुछ लोग, बट ये ज्यादा फेमस वर्ड है क्वाइटस और इंटरकोर्स। अदरवाइज नॉर्मली हम और क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटीमेट, ठीक है। ब्रीडिंग जनरली एनिमल्स के लिए इस्तेमाल हो जाता है ना, ब्रीडिंग। तो ये मेन ध्यान रखें, क्वाइटस और इंटरकोर्स, ये वर्ड अब यहां पे इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि फैमिली प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो यहां पे वर्ड आएगा कॉन्ट्रासेप्शन। तो जिस समय क्वाइटस हो रहा है, सेक्स हो रहा है, ठीक है, तो होता क्या है, इस क्वाइटस का रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, मेल के अंदर से क्या रिलीज होता है? स्पर्म निकलता है। सबको पता है मेल के अंदर से क्या निकलेगा? स्पर्म निकलता है, जो कि वो फीमेल की बॉडी में या बॉडी के कौन से पार्ट में, यानी कि फीमेल की बॉडी जो पार्ट होता है क्या? वेजाइना, ठीक है ना, वहां पर ये स्पर्म रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर वो स्पर्म एक जर्नी तय करता है, लगभग 3 दिन की जर्नी होती है उस स्पर्म की, ठीक है, 3 दिन की, यस, 72 घंटों की जर्नी होती है। स्पर्म मतलब कि क्वाइटस के बाद स्पर्म को फिलिपियन ट्यूब तक पहुंचने में, यानी कि अगर मैं एक बात करूं यहां पर छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूं मैं, अगर बेसिक नॉलेज है समझ लो, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सर्विक्स होता है, ठीक है, ये वॉम्ब है, दिस इज द वॉम्ब यानी कि बच्चादानी, और ये होता है यहां पर वेजाइना। यहां पर स्पर्म क्या होते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं। स्पर्म्स कहां रिलीज किए जाते हैं? यहां पर। सपोज ये स्पर्म है और ये मैं बताऊं इस तरीके से, ये ओवरी है, ये क्या है? ओवरी। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे भी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। इस ओवरी से क्या निकलता है? ओवम। ओवम निकल के यहां आ जाता है, फिर यहां आ गया, कुछ देर के लिए यहां रहता है। इस स्पर्म को यहां से चल करके यहां आने में, या मान लो इसके बाद ये ओवम यहां भी, ये ओवम यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां से लेके यहां आने में इसको कितना टाइम लगता है? 3 days, दैट्स इक्वल टू 72 आवर्स। इसीलिए शायद तुम लोगों ने सुना होगा अनवांटेड 72 एक पिल आती है, पढ़ेंगे इसमें हम लोग, क्या आती है? एक अनवांटेड 72, है ना। क्यों है 72? यानी कि
अगर क्वाइटस हो गया है, इंटरकोर्स हो गया है और गलती से प्रोटेक्शन यूज नहीं हुआ है और जो कपल है वो चाहता है कि नहीं भाई बच्चे ना हो, है ना, एक बच्चा है ऑलरेडी या अभी बच्चे नहीं चाहता है, कोई शादीशुदा कपल है, तो वो क्या करेगा 72 घंटे के अंदर अंदर उसको खा सकते हैं, तो बच्चा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, अभी और डिटेल में आएंगे इसके बारे में, बेसिक मैंने थोड़ा सा बताया यहां पर। तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड मतलब अल्टीमेटली हमें करना क्या है, किसी तरीके से इस स्पर्म को रोक देना है, कहां पहुंचने में, यहां पहुंचने से, है ना। अब कैसे रोका जाएगा उसके तमाम तरीके समझेंगे उसको, है ना। तो वही है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, किस तरीके से क्वाइटस के बाद जो स्पर्म है उसको एग, ये स्पर्म हो गया और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं एग, और ये क्या है स्पर्म, तो बार बार स्पर्म और एग की बात चलेगी। इस स्पर्म को यहां पहुंचने से रोकना है हमको, सिर्फ इतना काम है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या तरीका अपनाते हैं देखेंगे अभी। पहला तरीका तो ये हो गया, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है जो हमारे पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उनका हाइजीन, है ना। जैसे कि आजकल बड़ा एड चलता है, उसका मूवी बनी है अक्षय कुमार की, है ना, उसको पैड को लेकर के, तो वो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना उनकी हाइजीनिंग, क्लींजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रखेंगे तो कई तरह की ना बीमारियां फीमेल को हो जाएगी, कोई मान लो फीमेल अनहाइजीनिक रही, उसको भी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अब भाई कपल है, शादी हो चुकी है, ठीक है, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो फीमेल से मेल में हो सकती है, तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव हाइजीन। और वो बीमारियां कई बार ऐसी होती है कि बहुत अजीब से हो जाती है, कई बार बच्चों तक जो अगर प्रेगनेंसी होती है तो वहां दिक्कत भी करती है। देन अगला टारगेट क्या है, रिड्यूस मैटरनल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मां के लिए, बच्चे के लिए, और ये है इन्फेंट जो पैदा हुआ बच्चा, चाइल्ड हो गया 1 से 5 साल के लिए, इनकी मॉर्टेलिटी, इनकी मौत को कम किया जा सके और मॉर्बिडिटी को भी कम किया जा सके। मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज जो हो रही है इनको वो कम किया जा सके। तो ये तो था इनका मेन गोल। अब ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, उसके अंदर 3 टारगेट रखे गए थे, ठीक है, जिसमें हमारा मेन जो आज टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहने वाला है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के ऊपर रहेगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब फैमिली प्लानिंग क्या होता है, तो फैमिली प्लानिंग अकॉर्डिंग WHO इन 1971 इज डिफाइंड एज द वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग। ठीक है, एक तरीका है सोचने का, रहने का, ठीक है, दैट इज अडॉप्टेड वॉलेंटरली, जो कि जानबूझ करके अपनाया जाता है ना। हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन जानबूझ के तो कर रहे हैं कि बच्चे ना हो, अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, जो कि किसके ऊपर बेस होता है, हमारी नॉलेज के ऊपर, हमारा एटीट्यूड कैसा है और हम कितने जिम्मेदार हैं, बाय इंडिविजुअल एंड कपल्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली, जिससे कि फैमिली का हेल्थ और वेलफेयर मेंटेन रहे, एंड दस कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को अप्लाई यूज करते हुए अल्टीमेटली कंट्री के डेवलपमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बच्चे 2 ही रखें, 2 से ज्यादा ना करें, 1 रखें और अच्छी बात है, ठीक है ना। एक बच्चे की परवरिश, 2 बच्चों की परवरिश जितनी अच्छी हो जाती है उतनी ज्यादा बच्चों की नहीं हो पाती, तमाम चीजें हैं। और अगर डेफिनेशन देखें, फैमिली प्लानिंग इज द वे टू डिसाइड द नंबर एंड टाइमिंग। फैमिली प्लानिंग क्या है, तरीका है, फैमिली प्लानिंग इज द वे, तरीका है टू डिसाइड करने का, द नंबर एंड टाइमिंग ऑफ द चिल्ड्रन। ये एक तरीका है कि हमें कब बच्चे चाहिए और कितनी देर के बाद बच्चे चाहिए, कितने सालों के बाद, है ना, इन द फैमिली, एक परिवार में। सो इट इज द वे ऑफ लाइफ अडॉप्टेड बाय द मैरिड कपल। तो ये एक तरीके की लाइफ है जो कि कौन अडॉप्ट करता है, मैरिड कपल, टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर। इससे क्या है, हेल्थ किसकी अच्छी रहेगी, माँ की अच्छी रहेगी, है ना, और बच्चे की भी अच्छी रहेगी। अगर जल्दी जल्दी बच्चे नहीं होंगे तो दोनों की सेहत अच्छी रहती है और उनकी परिवार की भी सेहत अच्छी रहेगी। वो कैसे अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली वो लोग ठीक रहेंगे। एंड लेटर बाद में इट हैज बीन रीनेम्ड एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। बात समझ में आ रही है। इट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। ये एक इट रेफर टू द प्रैक्टिस दैट हेल्प इंडिविजुअल और कपल्स टू अटेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ये इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट है, ठीक है, कि इसको ये अपनाएं और फॉलोइंग गोल्स, इन सब चीजों को अचीव करने के लिए। तो क्या अचीव करेगा वो जब फैमिली प्लानिंग को अपना रहा है, फैमिली प्लानिंग को, तो वो क्या चीज अचीव करता है। पहली चीज, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। जो बर्थ वो नहीं चाहता है, बच्चा है अभी 1 साल का ही है, अचानक से प्रेगनेंसी, अब वो नहीं चाहता कि बच्चे हों,
ठीक है, तो अनवांटेड बर्थ को रोकना चाहता है। टू ब्रिंग अबाउट द वांटेड बर्थ, जब चाहते हैं बच्चे हो तभी बच्चे हों। टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी, ठीक है, एक प्रेगनेंसी आज हो गई है तो हम चाहते हैं कि अगली प्रेगनेंसी 5 साल बाद 6 साल बाद हो, तो वो तभी हो। कैसे होगा ये? फैमिली प्लानिंग अपना करके। टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ ऑकर इन रिलेशन टू एजेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है ना, टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ ऑकर, हम कंट्रोल करते हैं किस टाइम पे बर्थ होगा इन रिलेशन टू एजेस ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है ना, जो पेरेंट्स की एज है उसके हिसाब से हम लोग कब बर्थ चाहते हैं। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चाइल्ड्स इन द फैमिली, हम कितने बच्चे फैमिली में चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा जब हम फैमिली प्लानिंग को अपना लेंगे। क्लियर है बातें? अब किसके क्या क्या तरीके हैं, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, इसमें कई सारे तरीके आते हैं। तो देखो इसमें एक है टेम्परेरी मेथड, फिर एक आएगा परमानेंट मेथड, ठीक है, तो और फिर बिहेवियरल मेथड, अलग अलग तरीके के तरीके होते हैं। तो टेम्परेरी मेथड का मतलब क्या है कि फिलहाल के लिए हम बच्चे नहीं चाह रहे हैं और जब इस मेथड को छोड़ देंगे तो हम बच्चे कर सकते हैं, तो टेम्परेरी है ये। जिसमें सबसे पहला क्या है, बैरियर। बैरियर क्या होता है? अवरोध, रुकावट। हमने फिजिकली, मतलब बैरियर मतलब हमने क्या कर दिया, कोई रुकावट पैदा कर दी है जिस वजह से स्पर्म क्या है, ओवम के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसीज बाय ब्लॉकिंग द स्पर्म, स्पर्म को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम रीचिंग द एग, वो एग तक नहीं पहुंचता। अब ये एग और स्पर्म वाली कहानी बार बार नहीं दोहराऊंगा मैं, ये कहानी तो याद है ना ये, ठीक है ना, यहां तक। तो स्पर्म को कहां पहुंचना है, एग तक, ये बार बार बात बोलूंगा तो इसको तुम लोगों को समझना है। क्लियर है? तो बैरियर मेथड में क्या है कि इस मेथड में जो है स्पर्म को ब्लॉक कर देता है, जो भी तरीका होगा, अब देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं, फ्रॉम रीचिंग एन एग एंड फर्टिलाइजिंग इट, और जिससे कि उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है स्पर्म। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ डिवाइसेस, इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं, एंड मेडिकली डिवाइसेस मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, एंड मेडिकली फॉर्मुलेटेड सब्सटेंस, और बहुत सारे मेडिकली फॉर्मुलेटेड सब्सटेंस हैं जो बैरियर मेथड के अंदर आते हैं। ईच हैज इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज डिस्क्राइब्ड बिलो, और हर किसी का अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो आओ देखें, सबसे पहला फिजिकल मेथड। फिजिकल क्या होता है, वहां पर कोई चीज मौजूद है, फिजिकली मौजूद है, जैसे कि सबसे पहले कौन है, कॉन्डम। कॉन्डम मौजूद है वहां पर। कॉन्डम क्या करता है, स्पर्म को आगे जाने नहीं देगा, वो ब्लॉक कर देता है ना, इसको पेनिस पे वियर किया जाता है। तो यहां पर ये कुछ वैरायटीज हैं, बड़े पैकेट, एक सिंगल पैकेट कैसा होता है, और जब उस कॉन्डम को खोल दोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो मेल कॉन्डम्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैरियर मेथड, सबसे ज्यादा जो कॉमनली मेथड है वो मेल कॉन्डम है जो इस्तेमाल में होता है। कॉन्डम्स अवेलेबल आर मेड ऑफ लेटेक्स, ये लेटेक्स का बना होता है, और पॉलीयूरिथेन, जो इसके अंदर पॉलीमर इस्तेमाल होता है वो पॉलीयूरिथेन इस्तेमाल होता है, और लैम्ब स्किन, खाल इस्तेमाल होती है लैम्ब की। सम आर कोटेड विद सिलिकॉन, कुछ के ऊपर सिलिकॉन की कोटिंग भी होती है, वाटर बेस्ड होते हैं, जेल लगा होता है इनके ऊपर, और स्पर्मिसाइड भी होते हैं। यूज ऑफ द मेल कॉन्डम इज कंट्रोल्ड बाय द मेल, कौन इसको कंट्रोल करेगा, मेल, यानी कि मेल के द्वारा पहना जाता है। द मेल कॉन्डम रैप्स, रैप्स मतलब कवर करता है द पेनिस, पेनिस को कवर कर लेगा ड्यूरिंग द सेक्स, एंड ब्लॉक्स द सीमेन, सीमेन मतलब स्पर्म को, फ्रॉम एंटरिंग योर वेजिना, ठीक है ना। तो स्पर्म क्या होता है, इसी कॉन्डम के अंदर रह जाता है, वो अंदर वेजाइना में निकलता ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो गया, स्पर्म हमारा ब्लॉक हो गया। क्लियर है? अब इसके देखें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट जो अपने सरकारी होते हैं वहां तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, एंड अफोर्डेबल है। कॉन्डम्स कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एसटीडी, सबसे बड़ा फायदा इसका यही है, अगर आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है, कोई सेक्सुअल डिजीज है और आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो दूसरे को नहीं होगी, ठीक है। तो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको फैलने से रोकता है व्हेन यूज्ड प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली यूज किया जाए। डिसएडवांटेज क्या है, इफेक्टिवनेस एज कॉन्ट्रासेप्टिव इज कंप्रोमाइज्ड व्हेन द कॉन्डम इज डैमेज्ड और नॉट यूज्ड प्रॉपरली, उसका जो इफेक्टिवनेस है वैसे बहुत इफेक्टिव है, लेकिन प्रॉपरली यूज ना किया जाए, ठीक है ना, या वो डैमेज कॉन्डम हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यूजिंग ए मेल कॉन्डम रिक्वायर्स अ पॉज जस्ट बिफोर द सेक्स एक्ट। अब होता क्या है, ऑब्वियसली बात है, आप जैसे नॉर्मल सी चीज है, एक सेक्स के एक्ट मतलब सेक्स आप इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर दिए हो, और उससे जस्ट पहले, क्योंकि आपको उसको वियर करना है, पहनना है, तो आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, और ये चीज कई बार कुछ लोगों के लिए इरिटेटिंग सी होती है कि यार बीच में रुकना पड़ रहा है उसको पहनने के लिए, रिजल्टिंग इन पीपल फॉरगोइंग यूजिंग इट एट ऑल, ठीक है ना। तो उसमें क्या, वो उसको फिर
पहनना नहीं चाह रहा उसको। इट कैन रिड्यूस सेंसिटिविटी ड्यूरिंग सेक्स। कुछ लोगों में क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी होती है, जो सेंसेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, यानी कि जो प्लेजर होता है उनको कम आता है। कॉन्डम्स कैन ओनली बी यूज्ड वंस, इसको हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अ न्यू कॉन्डम मस्ट बी यूज्ड फॉर ईच एक्ट ऑफ सेक्स, है ना। हर बार एक नया कॉन्डम हमें चाहिए होगा, यानी कि हर बार नया परचेज करना पड़ेगा या नया यूज करना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। फीमेल, जैसे मेल कॉन्डम है वैसे फीमेल कॉन्डम भी होता है, कुछ इस तरीके से होता है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक तरफ ये क्लोज रहता है, बंद होता है, एक तरफ से खुला हुआ होता है, और इसको कुछ इस तरीके से फिंगर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वजाइना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जो क्लोज एंड होता है वो अंदर चला जाता है, ये वाला हिस्सा बाहर रहता है और इसी के अंदर फिर पेनिस इंसर्ट होता है, ठीक है ना। तो सेम इसके भी कुछ देख लेते हैं हम लोग, बेनिफिट वगैरह क्या है। द फीमेल कॉन्डम इज थिन मेम्ब्रेन दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द वेजिना। एक पतली मेम्ब्रेन टाइप का रहता है, वेजिना के अंदर इसे प्लेस किया जाता है। नो मोर देन 8 आवर बिफोर हैविंग सेक्स, ठीक है ना। अब मान लो मैरिड कपल है, उन्हें लगता है कि हम शाम को अब उनके बीच में इंटरकोर्स होगा, तो जरूरी नहीं है कि इसको जस्ट बिफोर सेक्स पहना जाए, 8 घंटे पहले इसको वियर कर सकते हैं ना, 8 आवर। अब मान लो शाम को 9 से उनका सोने का टाइम है, तो शाम को 6-7 बजे किसी टाइम पे फीमेल चाहे तो इसको वियर कर ले, जिससे कि एंड मोमेंट पे इसको पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूज ऑफ द फीमेल कॉन्डम इज कंट्रोल्ड बाय द फीमेल, इसको फीमेल यूज करती है। विद द फीमेल कॉन्डम मेल कॉन्डम कैन नॉट बी यूज। अब मेल कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इसके साथ में। एडवांटेज, द फीमेल कॉन्डम इज लेस लाइकली टू टीयर देन द मेल कॉन्डम, ये जल्दी फटता नहीं है कंपेयर टू मेल कॉन्डम। लाइक द मेल कॉन्डम द फीमेल कॉन्डम ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एसटीडी, ये भी एसटीडी को रोकता है। डिसएडवांटेज, कैन बिकम डिसलॉज्ड और द पेनिस कैन पेनिट्रेट बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द वेजिना। अब ऐसा हो सकता है कि वो अपनी जगह से हट जाए और जो पेनिस है वो इस तरीके से, जो ये लेयर है ना, पेनिस जो है साइड में चला जाए, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो जो अगर पेनिस साइड में चला गया तो स्पर्म यहाँ रिलीज हो गया तो वो आगे जा सकता है। तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। कैन बी अनकंफर्टेबल फॉर वुमेन, वुमेन के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। कैन ओनली बी यूज्ड वन, इसको एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अ न्यू कॉन्डम मस्ट बी इंसर्टेड फॉर ईच एक्ट ऑफ सेक्स, हर बार एक नया कॉन्डम हमें यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई। देन वजाइनल स्पंज, स्पंज क्या होते हैं देख सकते हो तुम लोग, कुछ इस टाइप से ये चीज रहती है, इसको ना अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। कैप टाइप रहता है, ये सर्विक्स है, ये इसको कवर कर लेगा, मतलब स्पर्म जाएगा तो यहां तक ही रह जाएगा, स्पर्म ऊपर नहीं जाएगा। ये वॉर्म है, स्पर्म को ऊपर जाना जरूरी होता है। तो ये स्पंज होते हैं, देखें जरा क्या कह रहे हैं इसके बारे में। A contraceptive sponge is a small round sponge that is placed in the vagina, वजाइना के अंदर रखा जाता है। Near your cervix, cervix पता है ना क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पता है ना, ये नीचे वजाइना, वजाइना का जहां एंड आता है उसको सर्विक्स कहते हैं, ठीक है ना। बिफोर सेक्स इट इज इन्फ्यूज्ड विद स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस, इसको इसके अंदर क्या रहता है, स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस भरा रहता है। स्पंज है ना, ये स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस भरा रहता है, पिचकेगा तो उसके अंदर से वो जेल या कुछ क्रीम जैसी निकलेगी, पानी जैसा, वो क्या करेगा, स्पर्म को किल कर देता है। द स्पंज हेल्प टू ब्लॉक स्पर्म, और ब्लॉक भी कर रहा है, फ्रॉम रीचिंग योर सर्विक्स एंड ऑल्सो किल्स स्पर्म, और स्पर्म्स को किल भी कर रहा है। डेट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द स्पंज, जो स्पंज के कांटेक्ट में आएंगे उनको मार भी देता है। एडवांटेज क्या है, यू कैन हैव सेक्स मोर देन वंस विद द स्पंज लेफ्ट इन अ प्लेस। जो स्पंज यहां पर है, अब तुम यहां पर रखने के बाद क्या है, एक से ज्यादा बार इंटरकोर्स कर सकते हो। यू कैन लीव द स्पंज इन प्लेस फॉर अप टू 24 आवर, अब तुम इसको यहां पर क्या 24 आवर तक रख सकते हो उस, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है इसका, रिक्वायर्स प्लानिंग, अब यहां प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ भाई स्पंज पहनना है, ठीक है, कि इंटरकोर्स करना है। नॉट एज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी फॉर वुमेन हु हैव हैड अ वेजाइनल बर्थ, अब जिन लोगों का वेजाइनल बर्थ दे दिया है, यानी कि जिन लोगों ने बच्चा दे दिया है, जिन लेडीज के बच्चे हो चुके हैं और नॉर्मल हुए, वेजाइनल बर्थ हुए, यानी कि वेजाइना के थ्रू हुए हैं, तो उस केस में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं। नाउ डायफ्राम, कुछ वैसा ही होता है, मिलता जुलता, ठीक है। ये डायफ्राम होते हैं, कैप इसके अंदर या आगे इस तरीके से ये इंसर्ट कर दिया जाता है और इसके अंदर ना कॉन्ट्रासेप्टिव जेली भर दी जाती है, ठीक है। अ डायफ्राम इज ए सॉफ्ट सिलिकॉन डोम, डोम मतलब होता है कटोरी टाइप का, है ना, डोम टाइप का दिख रहा है ये। डेट कवर्स द सर्विक्स, ये सर्विक्स को कवर कर लेती है जाकर के, ठीक है। सर्विक्स समझ रहे हो ना क्या होता है, देखो यहां पर एक डायग्राम होगा, तो ये देखो सर्विक्स, मैं फिर एक बार बना दूं मैं डायग्राम, जिन लोगों को क्लियर है अच्छी बात है, जिन लोगों को क्लियर नहीं हो समझ लें। इस टाइप से डायग्राम देखे होंगे तुम लोगों ने, ठीक है ना।
तो दिस इज द वेजिना, वेजिना का एंड है ये, और जहां वेजिना खत्म होता है ये वाला पार्ट, ये होता है सर्विक्स, ठीक है ना। सर्विक्स से जस्ट बाद ये क्या आ जाता है, वॉर्म, यानी कि बच्चादानी। क्लियर है? तो एक आइडिया सेट करो दिमाग के अंदर। अब टू ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस, ठीक है ना, सर्विक्स के पास लगाया जाता है कि स्पर्म को ब्लॉक करे। इट कैन बी इंसर्टेड 3 आवर बिफोर अ सेक्स, 3 घंटे पहले इसको इंसर्ट किया जाता है, एंड लेफ्ट इन प्लेस ड्यूरिंग सेक्स एंड फॉर एटलीस्ट 6 आवर। सेक्स के दौरान वहां छोड़ देते हैं उसको और 6 घंटे तक वहां रह सकता है। इट मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 24 आवर आफ्टर सेक्स, सेक्स करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर निकाल लेना है। एडवांटेज, एन एडवांटेज ऑफ डायफ्राम ओवर अ कॉन्डम, कॉन्डम के ऊपर क्या इसका एडवांटेज है, यू कैन हैव सेक्स मोर देन 1 टाइम विद द डायफ्राम लेफ्ट इन अ प्लेस, एक से ज्यादा बार इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सेक्स कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, टू गेट अ डायफ्राम यू विल नीड अपॉइंटमेंट, अब डायफ्राम को लेने के लिए, इसको इंसर्ट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एग्जामिनेशन एंड फिटिंग के लिए, देखने के लिए आपको वहां पे चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। और डायफ्राम रिक्वायर्स प्लानिंग, यहाँ प्लानिंग चाहिए होती है, एंड केयरफुल इंसर्शन, ठीक है, बहुत ध्यान से इंसर्ट किया जाता है। एज वेल एज यूज ऑफ स्पर्मिसाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन, इसके साथ में स्पर्मिसाइड को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि प्रोटेक्शन मैक्सिमम हो, कोई भी गुंजाइश ना हो कि स्पर्म आगे जा सके। यूजर विल नीड अ रीफिटिंग आफ्टर वेट गेन और प्रेगनेंसी, जो फिटिंग उसका साइज होता है वो चेंज हो जाता है अगर वेट गेन हो गया या प्रेगनेंसी हो गई है। इट कैन क्रिएट हायर रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको यूज करने से यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। नाउ सर्वाइकल कैप, अब ये कैप की टाइप की रहती है, कुछ इस टाइप से रहती है, ये भी इस तरह से सर्विक्स के पास जाकर, सर्वाइकल कैप है तो सर्विक्स को जाकर के ऐसे कवर कर लेती है, ठीक है ना। इसके अंदर ये स्पर्मिसाइड भरा हुआ है, स्पर्म नीचे से आएंगे वजाइना से और ये कैप कवर करके रखेगी, ऊपर जा नहीं पाएंगे, और जो ये स्पर्मिसाइडल क्रीम है वो स्पर्म को किल करेगी। तो सर्वाइकल कैप इज सिमिलर टू डायफ्राम जैसी ही होती है। इट इज स्मॉल रबर कैप, ये रबर कैप होती है, डेट कवर द सर्विक्स टू ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस, ये सर्विक्स को कवर कर लेती है। सर्विक्स के जो एक तरह से हम कह सकते हैं माउथ होता है सर्विक्स का, जहां से एंट्री मिल सकती है स्पर्म को, उसको कवर कर लेती है। यू मस्ट इंसर्ट द कैप बिफोर सेक्स, सेक्स करने से पहले आपको इसको इंसर्ट करना है, एंड लीव इट इन प्लेस फॉर अप टू 8 आवर, और 8 घंटे के लिए आप उसको वहां पे छोड़ सकते हैं आफ्टर इंटरकोर्स। लाइक द डायफ्राम यू कैन हैव सेक्स मोर देन 1 टाइम विद द कैप लगे हुए आप एक से ज्यादा बार सेक्स कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि यू शुड रिमूव इट विद इन 48 आवर आफ्टर हैविंग सेक्स, आफ्टर हैविंग सेक्स आपको 48 घंटे के अंदर अंदर इसे हटा देना है, यानी कि लगभग 24 दूनी 48, 2 दिन के अंदर अंदर इसे निकाल देना है। एडवांटेज सेम एज डायफ्राम, डिसएडवांटेज सेम एज डायफ्राम, नॉट एज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी फॉर वुमेन हु हैव हैड वेजाइनल बर्थ, सेम चीज आ गई, जिनका वेजाइनल बर्थ एक बार हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं, उनमें ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। क्लियर है बातें? तो ये तो सारे हो गए हमारे फिजिकल मेथड कि फिजिकली कोई चीज वहां मौजूद है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड में क्या है, हम लोग कोई ना कोई केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, क्रीम का, जेली का या सपोजिटरी, ठीक है ना। इस टाइप से एक सपोजिटरी होती है, टैबलेट टाइप होती है बड़ी सी, उसको वेजाइना में क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, और बॉडी टेम्परेचर से ये पिघल जाएगी और वहां पे पूरा जो इसके अंदर का केमिकल है वहां पर रिलीज हो जाता है, जो कि स्पर्मिसाइडल होता है, ठीक है ना। स्पर्मिसाइडल, साइडल का मतलब होता है किल करना, स्पर्म को किल करने वाले होते हैं। तो इसमें फॉर्म आता है, फॉर्म मतलब जैसे अपने शेविंग क्रीम का फॉर्म आता है, फॉर्म हो सकता है, क्रीम हो सकती है, सपोजिटरी मैंने बताया टैबलेट टाइप की होती है। सॉल्युबल फिल्म एक झिल्ली टाइप की रहती है, इस तरह नहीं, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कुछ माउथ फ्रेशेस वगैरह आते हैं, या साबुन जो होती है, आपने देखा है जब सफर में जाते हो एक पतला सा साबुन की एक वो रहता है, रैपर रहता है, उसको हाथ धो लेते हो तुम लोग, उसी टाइप की एक फिल्म रहती है, पतली सी होती है, उसको इंसर्ट कर देंगे वेजाइना के अंदर तो वो पिघल जाती है, उसके अंदर का केमिकल वहां पर रिलीज हो जाता है। सिंपल सा, यहाँ हर किसी का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, क्रीम को हाथ से लेकर लगाना पड़ता है, फॉर्म को हाथ से लेकर लगाना पड़ेगा, सपोजिटरी इंसर्ट कर दिया जाएगा, फिल्म को भी अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वेजाइनल स्पर्मिसाइड्स किल स्पर्म और इनहिबिट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एन एग, है ना, ये स्पर्म को मार देता है और रोक देता है कि वो एग तक ना पहुंचे स्पर्म। इफ यू यूज अ स्पर्मिसाइडल टैबलेट और सपोजिटरी, अगर आप टैबलेट या सपोजिटरी का इस्तेमाल कर रहे हो, यू मस्ट इंसर्ट इट इनटू योर वेजाइना, आपको उसको वेजाइना के अंदर पहले डालना पड़ेगा अबाउट 30 मिनट बिफोर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से पिघलने में और उस दवाई को पूरी जगह फैलने में टाइम लगता है, ठीक है, बिफोर हैविंग सेक्स। क्रीम फॉर्म्स एंड जेल्स आर इंसर्टेड जस्ट बिफोर सेक्स, क्रीम फॉर्म जेल्स को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्स करने जस्ट पहले हाथ से
इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम लगा सकते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग अप टू 15 मिनट आफ्टर अप्लाइंग, 15 मिनट के अंदर ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। एंड आर इफेक्टिव फॉर अप टू 60 मिनट, और 1 घंटे के लिए ये क्या रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं। एडवांटेज क्या है, कैन वी यूज इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर बैरियर मेथड, हम इसको दूसरे जो बैरियर मेथड है उनके साथ साथ इनका एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, स्पर्मिसाइड्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव व्हेन यूज्ड अलोन, अगर इनका अकेले इस्तेमाल किया जाए तो उतना अच्छा इनका इफेक्टिवनेस नहीं है, ये सारे स्पर्म्स को किल नहीं कर पाते हैं, कई बार कुछ स्पर्म्स क्रॉस कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं एग के पास। दे वर्क बेस्ट व्हेन यूज्ड विद अदर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, जो दूसरे बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है अगर उनके साथ इनको इस्तेमाल किया जाए तो इनका असर सबसे अच्छा होता है। यू हैव टू रीअप्लाई स्पर्मिसाइड बिफोर ईच एक्ट ऑफ सेक्स, अब यहाँ दिक्कत क्या, जब भी आपको सेक्स करना है, जब भी आपको इंटरकोर्स करना है, उससे पहले आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। स्पर्मिसाइड में इरिटेट वेजाइनल म्यूकोसा, यहाँ पे इचिंग या इरिटेशन हो सकती है। दे कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड इन लोकल एरियाज, जल्दी ये मिलते नहीं है, ठीक है ना, लोकल एरियाज में। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया अपने केमिकल मेथड। अब बैरियर मेथड के बाद, ठीक है, बैरियर मेथड में 2 आ गए। बैरियर मतलब कोई चीज वहां मौजूद है, फिजिकली मौजूद है, या तो क्रीम मौजूद है, केमिकल मौजूद है, या अपना कोई चीज मौजूद था जो हमने ऊपर देखे थे, कॉन्डम वगैरह। अब इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ऐसी डिवाइस मतलब यंत्र या चीजें जो यूट्रस, यूट्रिन मतलब यूट्रस में लगाई जाती हैं, ठीक है। अब यूट्रस पता ही है, यूट्रस किसे कहते हैं हम लोग, देखो यहां पर अब आ गया ये, अब तुम लोगों को यहां पर और अच्छे डायग्राम समझ में आ जाएगा। देखो ये है यूट्रस, ठीक है, और ये जहां पे इसका अंत हो रहा है एक तरह से, ये वाला पार्ट, दिस इज सर्विक्स, और ये जहां पर इस तरह से अंत होगा इसका, इसका नीचे आता है, ये क्या होता है नीचे, वेजिना होता है। क्लियर है, तो ये कुछ इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ये कुछ टी शेप के रहते हैं, इस तरीके से डॉक्टर की हेल्प से अंदर सेट कर दिए जाते हैं, नीचे धागे रहते हैं, जब इनको निकालना होता है इन धागों की हेल्प से खींच करके इसको बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर है, आओ समझते हैं इसको फिर। अब हम इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, एन इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD, इसको हम लोग इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहते हैं, और ICD या कॉइल कहते हैं सिंपली। एन इंट्रा यूट्रिन डिवाइस IUD इज अ स्मॉल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, छोटा सा होता है, ठीक है, दैट इज पुट इनटू द यूट्रस या वॉर्म, इसको वॉर्म में लगाया जाता है यूट्रस में, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। द 2 टाइप्स अवेलेबल, मेनली 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, कॉपर आयोडी जिसके अंदर कॉपर होती है, एंड हार्मोनल आयोडी जिसके अंदर हार्मोन्स भरे होते हैं। द कॉपर आयोडी इज डिजाइन टू स्टे इन प्लेस फॉर अप टू 10 ईयर, जो कॉपर आयोडी होती है वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि लगभग 10 सालों तक वो आपके वॉर्म के अंदर रह सकती हैं। एंड द हार्मोनल आयोडी जैसे कि मेरीना है, वो लगभग 5 साल तक रहती है, काम करती हैं। बोथ कैन इजीली बी रिमूव्ड सूनर इफ नीडेड, उनको हम लोग निकाल सकते हैं जल्दी, 10 साल से 5 साल से पहले निकाल सकते हैं अगर जरूरत है। जरूरत क्यों होगी, बच्चे चाहिए होंगे, जो शादीशुदा कपल है उसने लगा लिया, अब जब बच्चे चाहिए तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा और इस्तेमाल मतलब जो है अपना परिवार को फिर वो लोग बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन, इसको 3 कैटेगरी में तोड़ा गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी है, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पढ़ते हैं। ये नॉन मेडिकेटेड थी, इनमें किसी तरह की दवाई या कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती थी। तो ये काम कैसे करती थी, लूप्स एज लिपीस लूप, है ना, इन लूप्स को हम लोग लिपीस लूप कहते थे। ये कुछ ऐसी दिखाई पड़ती थी इस टाइप से, ठीक है, क्या कहते हैं, लिपीस लूप। इनका काम क्या था, द फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस आर लिपीस लूप, नाम याद रखेंगे, या रिंग्स। लिपीस लूप डज नॉट अलाउ द फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म का और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद एग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिपीस लूप इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फैगोसाइटोसिस, ये स्पर्म के फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। मतलब जब स्पर्म यूट्रस में पहुंचता है तो जो फैगो मतलब उसको खाना शुरू कर देगा, स्पर्म को मारना शुरू कर देता है, उस प्रोसेस को क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहां पर क्या है, इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जब अभी तुम अगर स्पर्म की जर्नी को डिटेल में देखोगे तो स्पर्म एक्चुअली क्या होता है, फीमेल बॉडी के लिए एक क्या है, एलियन है, बाहरी चीज है, उस बॉडी की चीज तो है नहीं। तो क्योंकि ये एलियन है, एक बाहरी चीज है, तो फीमेल बॉडी के अंदर
जो उसके वेजाइना, यूट्रस और सर्विक्स में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, यानी कि वहां पे उनका काम ही यही होता है मैक्रोफेज का, कि जो बाहर से कोई चीज आई है उसे मार के खत्म कर देना, ठीक है ना। तो ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, स्पर्म को खाना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू करते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फाइनली कुछ ना कुछ पहुंच जाते हैं। लेकिन लिपिड लूप क्या करता है, इस मैक्रोफेज की एक्टिविटी को, यानी फैगोसाइटोसिस को और ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करेगा, ये अट्रैक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, क्योंकि ये खुद बाहर ही है, तो मैक्रोफेजेस और ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर स्पर्म आते हैं तो स्पर्म को भी खा जाते हैं ये, इस तरह से फिर ये काम करेगा। मोड ऑफ एक्शन एक तो ये वाला हो गया। नॉन मेडिकेटेड आईओडी कॉज द स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी, काम कैसे करेगा, स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी, स्टेराइल मतलब एक इन्फ्लेमेशन ऐसा होगा जो स्टेराइल है, किसी टाइप का इसमें इन्फेक्शन नहीं है। रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग अ टिश्यू इंजरी, ये क्या करेगा, आसपास जो टिश्यूज रहते हैं उसको बहुत माइन्यूट से इंजरी, बिना जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ना दर्द ना पेन, ऑफ ए माइनर डिग्री बट सफिशिएंट इनफ टू बी स्पर्मिसाइडल, वो टिश्यू इंजरी कर देता है जिसकी वजह से बहुत सारा मैक्रोफेजेस वहां आ जाएगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक स्पर्मिसाइडल की तरह बिहेव करेगा। कौन, ये मैक्रोफेजेस मार रहे हैं और मैक्रोफेज को बुलाने का काम कौन करता है, ये कर रहा है। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, इनकी दवा की जरूरत नहीं है, बॉडी से ही वो काम चला ले रहा है, बॉडी की ही एक पार्ट का ज्यादा इस्तेमाल करके स्पर्म को किल कर दे रहा है। क्लियर है। नाउ सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में क्या है, मेडिकेटेड। अब यहां पर हमने कॉपर का इस्तेमाल किया, मेटल कंटेनिंग आईओडी, कॉपर 7 में क्या रहता है, इस शेप का रहता है कॉपर, तो कॉपर 7 बोल देते हैं। कॉपर टी, ये बहुत फेमस है, टी शेप में रहेगा, T200, कॉपर 380A और सिल्वर, ठीक है ना। तो अब ये 380 क्या है, 200 क्या है, वो सारी बातें यहां पे अभी डिस्कस हो जाएंगी, समझना बात को। कॉपर वायर और कॉपर स्लीव्स, कॉपर वायर और कॉपर स्लीव्स, ये इसकी बाजुएं जो हैं इनको क्या बोला जाता है, स्लीव्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, स्लीव्स। जैसे हमारे शर्ट्स में और टी शर्ट में स्लीव्स होती है ना, वैसे कॉपर की स्लीव्स हैं ये क्या है, कॉपर की स्लीव्स। आर पुट ऑन द प्लास्टिक फ्रेम, इसको प्लास्टिक फ्रेम के ऊपर ऐसे लपेट दिया जाएगा, और पॉलीथीन फ्रेम, ठीक है ना, पॉलीथाइलिन फ्रेम होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड कॉपर टी, कॉपर 380A, मल्टीलोड 375, ये सारे उसके एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक फ्रेम के ऊपर कॉपर को हमने लपेट दिया है। अब द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉपर आयोडी डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द अमाउंट ऑफ कॉपर, कई तरह के आयोडी मौजूद हैं, उनमें केवल अंतर इतना है कि कॉपर का कितना अमाउंट है वो अलग अलग है। द इनिशियल कॉपर आयोडी वर वाउंड विद 200 से 250 मिलीमीटर स्क्वायर वायर, पहला जो स्टार्टिंग में आते थे 200-250 मिलीमीटर स्क्वायर वाले वायर होते थे, इसीलिए उसका नाम कॉपर टी 200 पड़ा। अब समझ में आया 200 क्यों पड़ा, उसके एरिया के हिसाब से उसका कौन सा वायर जो लपेटा गया। द मॉडर्न कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस कंटेन मोर कॉपर एंड पार्ट ऑफ कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ट्यूबुलर स्लीव्स रादर देन वायर, है ना। अब ये क्या है, स्लीव्स के रूप में मौजूद है वायर की जगह पर, ठीक है, और साथ साथ में इसका एरिया क्या है, इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, 380A पड़ गया है। तो सिंपल सा क्या है, 200-250 कुछ और नहीं है, कॉपर के अमाउंट की बात हो रही है। क्लियर है, ये से डिवाइस रहता है, यहां फिट कर दिया जाता है, बात समझ में आई। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, तो कॉपर आयोडी रिलीज कॉपर आयन, ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं इनटू द यूट्रिन कैविटी व्हिच आर टॉक्सिक टू स्पर्म एंटरिंग द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। कॉपर आयन का एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा स्पर्म होता है ना, स्पर्म की अगर टेल काट दी जाए, स्पर्म की अगर टेल काट दी जाए तो स्पर्म किसी काम का रह गया क्या, चल ही नहीं पाएगा आगे, बेकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कॉपर आयन है ये टेल को कट कर देता है ना, स्पर्म की मोबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है ना, तो इसलिए रोक देगा उसे। प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द एग बाय चेंजिंग द यूट्रिन एनवायरनमेंट, और साथ साथ में जो यूट्रस का एनवायरनमेंट है उसको भी चेंज कर देता है, जिससे कि स्पर्म आगे मूव नहीं कर पाता। दोनों काम करेगा, स्पर्म की टेल भी काटता है, स्पर्म की मोबिलिटी भी डिक्रीज करता है, और साथ साथ में यूट्रिन एनवायरनमेंट, जो एक माहौल चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर वो इजीली मूव कर सके, उस माहौल उस एनवायरनमेंट को भी ये चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलें आगे। नाउ थर्ड जनरेशन, इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन, एक इस तरह सिलेंडर रहता है, ठीक है, इस हार्मोन इसके अंदर क्या भरा रहता है, हार्मोन भरा रहता है, ठीक है, ये इस तरह से टी शेप के प्लास्टिक फ्रेम रहते हैं फिटिंग के लिए, ठीक है, और यहां से हार्मोन्स क्या रहते हैं, अपना रिलीज होते रहते हैं, ठीक, और ये रिमूवल थ्रेड्स होते हैं, खींच के निकाल दिया जाता है। ये भी सेम इस तरह से देखो, ये लगा हुआ है इस तरीके से, इस सिलेंडर के अंदर क्या है, हार्मोन भरा हुआ है, ये इस तरह सेटिंग के लिए रहता है, जैसे कि यहाँ फिक्स रह सके ये, ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, इसके उसको वहां कॉपर था, यहाँ इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हार्मोन भरा हुआ है केवल, बस इतना अंतर है, ठीक है। अब टी शेप में जैसे भी क्या बोला गया, और यूट्रस से फिट होता है तो आईओडी के अंदर ही काउंट करते हैं इसको हम लोग। बड़ा फेमस है प्रोजिस्टा सर्ट,
अब प्रोजेस्टासर्ट क्या है? इट इज अ टी शेप आईओडी मेड अप ऑफ इथाइलिन एंड विनाइलिन एसीटेट। जो प्लास्टिक होती है वो इथाइलिन और विनाइल एसीटेट की होती है। कोपॉलीमर, दो पॉलीमर है मिला करके, कंटेनिंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी होता है। तो वर्टिकल स्टेम कंटेन रिजर्व है, जो वर्टिकल स्टेम है इसके अंदर क्या होता है? 38 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरोन टुगेदर विद बैरियम सल्फेट, ठीक है, डिस्पर्स्ड इन सिलिकॉन फ्लूइड। बैरियम सल्फेट के साथ साथ सिलिकॉन फ्लूइड के अंदर इसको डिस्पर्स कर दिया जाता है, कि भर दिया जाता है। उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा हार्मोन हमारा निकलता रहेगा। और यहाँ का जो माहौल है कुछ ऐसा बना के रखेंगे वो कि स्पर्म के लिए घातक होता है, स्पर्म के लिए खतरनाक होता है। स्पर्म यहाँ पहुंचेगा तो मरना चालू स्पर्म, ठीक है। द प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज्ड एट द रेट ऑफ 65 माइक्रोग्राम पर डे। 65 है ना, 38 मिलीग्राम है, 65 माइक्रोग्राम पर डे निकल रहा है, तो बहुत कम निकलता है, ठीक। अगला आता है LNG-20, मरीना के नाम से। दिस टी शेप डिवाइस हैज अ कॉलर अटैच टू द वर्टिकल आर्म, ठीक है, वही कॉलर रहेगा, कंटेनिंग 50 mg ऑफ लिविनोजेस्टिरल, ठीक है, डिस्पर्स इन पॉलीडाइमिथाइल सिलेक्शन, ठीक है ना। मेन ड्रग क्या है? ड्रग ध्यान रखना, इसमें क्या है? लिवोनो या लिवोनोजेस्टिरल, और इसमें क्या है? प्रोजेस्टेरोन। दोनों में ड्रग अलग अलग है, ध्यान रखना। इसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर हम लोग घोल रहे हैं इसको वो मतलब नहीं है, इसके अंदर जिसके अंदर घोलते हैं वो पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन होता है। इट रिलीज 15 माइक्रोग्राम ऑफ लिविनोजेस्टिरल पर डे। ये केवल मात्र कितना निकलता है? 15 माइक्रोग्राम, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है इन दोनों का ही? सप्रेस एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है? तुम लोगों को अगर थोड़ा सा याद होगा, जो, हाँ, डायग्राम में बार बार बनाना पड़ रहा है। यहां पर 3 लेयर होती हैं यूट्रस की, याद है? सबसे अंदर की कौन सी होती है? इसी को सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, है ना। यही तो लाइनिंग होती है, यही तो टूट जाती है और फिर ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है। कुछ याद आया? मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे अंदर की जो लेयर होती है ये ब्रेक कर जाती है और टूट करके बाहर आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जितनी कमजोर रहेगी, प्रेगनेंसी के चांस उतने कम हो जाते हैं। तो साफ साफ क्या कह रहा है? सप्रेस एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो ये एंडोमेट्रियम की परत होती है इसको सप्रेस कर देगा, ग्रो नहीं करने देगा। लीडिंग टू एट्रोफी, एट्रोफी मतलब उसके जो सेल्स होंगे उसको सप्रेस कर देगा, ग्रो नहीं करने देगा। एंड थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस हिंडरिंग पेनिट्रेशन। और सर्वाइकस में, सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल वाला पार्ट, उसमें बहुत सारा म्यूकस क्रिएट कर देता है कि स्पर्म उसको क्रॉस करके आगे नहीं जा पाता है। बात समझ में आ रही है? अब जो आईओडी हैं उनके अपने कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज की बात कर लें पहले। हाईली इफेक्टिव, काफी ज्यादा इफेक्टिव है, विद 98 to 99% सक्सेस रेट ओवर 5 ईयर ऑफ आईओडी यूज। 5 साल तक इस्तेमाल करते हैं इसको तो 98 से 99%, बहुत कम चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाए। इट कैन बी यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एनी वुमन इंक्लूडिंग नलीपेरस, है ना। हर एक वुमेन के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग नलीपेरस। नलीपेरस मतलब जिनके अभी तक बच्चे नहीं हुए, मतलब शादी नहीं हुई है और अभी बच्चे नहीं है, तो वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स एक्शन लास्ट फॉर 10 ईयर, लगभग 10 साल तक इसका असर रहता है। इफ इट इज नॉट रिमूव्ड इन बिटवीन, अगर उसके बीच में उसको निकाला ना जाए। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इज इमीडिएट, उसका असर तुरंत स्टार्ट होता है, जैसे लगा देंगे तुरंत उसका असर स्टार्ट हो जाता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट इंटरफेयर विद इंटरकोर्स, इंटरकोर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, किसी भी टाइप की दखलंदाजी, सेंसिटिविटी या उसमें कमी नहीं लाता है ये। इट इज सुटेबल फॉर लैक्टेटिंग वुमेन, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी सुटेबल है। फर्टिलिटी रिटर्न्स प्रॉम्प्टली ऑन डिसकंटिन्यूएशन, जैसे इसको हटा देंगे फर्टिलिटी तुरंत लौट आती है, मतलब कि आज हटाया और कल अगर इंटरकोर्स होता है तो पूरी संभावना है कि बच्चा हो जाए, प्रेगनेंसी मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी रुक जाए। इट कैन बी यूज्ड बाय वुमेन हु आर ऑन एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन, यहाँ पे वो कोई जो वुमेन है किसी भी टाइप की दवा चल रही है वो इस्तेमाल कर सकती है इसको। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर ऑफ एनी ऑर्गन अनलाइक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, है ना। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन का एक साइड इफेक्ट होता है कि कैंसर होने का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इट डज नॉट कॉज वेट गेन, इसमें वेट गेन भी नहीं होता है। इट डज नॉट यूजली अफेक्ट मूड और सेक्स ड्राइव, है ना। जो मूड होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके? मेनोरेजिया इज फ्रीक्वेंट कंप्लेंट, है ना। मेनोरेजिया मतलब समय बहुत जल्दी क्या होता है, कई बार साइकिल जो होती है वही छोटी हो जाती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 की ना के 20 की हो गई, है ना, 21 दिन की रह गई, तो पीरियड्स जल्दी आते हैं। एज आर डिस्मेनेरिया एंड पॉलीमेनेरिया, है ना। डिस्मेनेरिया यानी कि डिसफंक्शन हो जाएगा, पॉली मतलब कई बार आएगा। दीज आर द मेजर रीजंस फॉर आईओडी डिसकंटिन्यूएशन, इसी वजह से क्योंकि
जो वो होते हैं साइकिल्स होती हैं मेंस्ट्रुअल या पीरियड्स जो होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए इसको वुमेन्स जो होती है हटा देती हैं, डिसकंटिन्यू कर देती हैं। इट डज नॉट ऑफर एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कोई किसी टाइप का प्रोटेक्शन नहीं है। देयर इज स्लाइट रिस्क 1% ऑफ एक्वायरिंग यूट्रिन इन्फेक्शन, बहुत कम चांस है, लेकिन हाँ चांस तो है कि यूट्रिन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जहां लगा हुआ है वहां पे रगड़ लग सकती है तो इन्फेक्शन हो सकता है ड्यूरिंग IUD इंसर्शन विद इन 20 days ऑफ द प्रोसीजर, है ना। अगर आज लगाया है तो 20 दिन के अंदर ही अंदर चांस है कि लगाते वक्त कुछ वहां पे चोट लग जाए या कुछ चीज हो जाए तो इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। क्लियर है बातें। नेक्स्ट आते हैं एक्सपल्सन। क्या कह रहा है, एक्सपल्सन ऑफ द IUD में ऑकर स्पेशली फॉलोइंग और ड्यूरिंग द पीरियड्स इन द फर्स्ट 3 मंथ। एक्सपल्सन मतलब कई बार क्या होता है IUD, क्योंकि कहां लगी हुई है IUD, यूट्रस में लगी हुई है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, तो पीरियड्स के दौरान या उसके बाद क्या होता है, कई बार चांस होता है कि ये बाहर निकल आती है। ये यूट्रिन परफोरेशन में ऑकर इन 0.1% ऑफ वुमेन ड्यूरिंग इंसर्शन। परफोरेशन मतलब चोट लग जाती है, उसमें छेद हो जाता है, ठीक है ना। परफोरेशन का मतलब छेद होना। तो यूट्रस में कई बार क्या है, पंचिंग से हो जाती है जिस समय हम उसे इंसर्ट कर रहे होते हैं। दिस में मैनिफेस्टेशन एज लोअर एब्डोमिनल पेन। अब इसको क्या है, ये कैसे समझ में आएगा कि ऐसा हो गया है, पेट के निचले हिस्से में क्या होगा, दर्द होगा। देयर इज हायर रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है कॉपर IUD लगे तो बहुत ज्यादा चांस क्या होता है भाई, IUD यहां लगी हुई है तो ये ओवम जो है बाहर तो निकलेगा नहीं, तो फेलोपियन ट्यूब में ही कहीं ना कहीं क्या होगा, ये प्रेगनेंसी मतलब स्पर्म पहुंच के यहीं फर्टिलाइज कर देगा और ये यहीं हो जाएगा। अब बच्चा यहां तो ग्रो कर नहीं सकता। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जब यूट्रस में बच्चा कहीं भी लगा हो तो नॉर्मल है, उसके अलावा कहीं बच्चा अगर बन जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जब प्रेगनेंसी इसके केस में अगर हो जाती है तो ज्यादातर कैसी होती है, एक्टोपिक होती है। फिर वही है सर्जरी या उसका ऑपरेशन करके इसे हटाना पड़ता है। तो इसके केस में अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो कैसी होती है, एक्टोपिक होती है। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं हार्मोनल मेथड्स की। बात समझ में आ रही है। तो अब तक हमने क्या किया, IUD की बात कर ली थी, अब हम बात कर लेते हैं हार्मोनल। हार्मोनल में क्या होगा, जो हम खाएंगे उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, कंबाइंड पिल आती है, माला D नाम सुना होगा या माला N नाम सुना होगा, दोनों के मैंने यहाँ पे पैकेट्स दिखा रखे हैं। अब देखो मैंने पैकेट से दिखाने का एक और मतलब ये था, माला D के ऊपर नाम देखो, लिवेनो ऑर्जेस्ट्रल एंड इथाइनिल ऑस्ट्रियाडायोल, है ना, ऑस्ट्राडायोल। तो यहां से तुम्हें नाम समझ में आ रहा होगा, दोनों में सेम है, ठीक है। एक माला N है, एक माला D है, ठीक है। माला D इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बट इट इज मीन्ड टू टेकन डेली फॉर 21 days ऑफ मंथ। इसे रोज लेना पड़ता है। अब इसको लेने का देखो तरीका क्या होता है, कई बार कोई पूछ लेता है, ठीक है। इसमें देखो 21 गोलियां, 3 ये 7 ये, कितनी होगी 21। इसके पीछे एरो रहता है, उसी की सीक्वेंस में हमें खाना होता है। अब खाने का तरीका क्या होता है, मान लो आज 1 तारीख है और आज पीरियड स्टार्ट हुए, क्या स्टार्ट हुए, पीरियड स्टार्ट हो गए, 2 3 4 5 दिन तक पीरियड होते रहे, और फिर क्या हुआ, मान लो 4 दिन तक पीरियड हुए, तो जिस दिन बंद हो जाते हैं तो 5वें दिन में हमें क्या लेनी होती है, पहली टैबलेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर वो लगातार चलता है कब तक, 21 दिन तक, और 21 दिन के बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगले 7 दिन क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। उन 7 दिन में फिर ये गोलियां खानी होती हैं। तो फिर उसके बाद वापस से फिर एक रूटीन आता है, तो ये रोज खानी होती है, ठीक है। लेने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। बात समझ में आ रही है कि पीरियड्स खत्म होने के अगले दिन से हमें पहली गोली स्टार्ट करनी होती है, और फिर 21 दिन के बाद ये 7 गोलियां, और इस तरीके से शेड्यूल ये चलता रहता है। अब आगे आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। ऐसी दवाइयां, पिल मतलब होते हैं गोली, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है। इसमें देखो कॉम्बिनेशन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। दिस पिल कॉमनली रेफर्ड एज माइक्रो पिल। इसको हम लोग माइक्रो पिल भी कहते हैं और मिनी पिल भी कहते हैं। इट कंटेन्स ओनली प्रोजेस्टेरॉन। इसके अंदर क्या होता है, प्रोस्टोजेनी होता है केवल, विच इज गिवन इन स्मॉल डोजेस थ्रू आउट द साइकिल। पूरी साइकिल के दौरान ऐसे छोटी छोटी डोज दी जाती है। तो कॉमनली यूज प्रोस्टोजेंस आर नॉर्थिनस्ट्रोन और लिवेनोऑर्जेस्ट्रॉल, है ना। जो ये भी क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ही है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना नेचुरल होता है, ये अपने कुछ हम लोग आर्टिफिशियल केमिकल बनाते हैं, तो ये वो केमिकल्स हैं, नॉर्थिनस्ट्रोन और लिवेनोऑर्जेस्ट्रॉल। तो ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर एक ही होता है लेकिन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। पोस्ट कॉइटल पिल, अगर कॉइटस हो गया है और
कुछ गड़बड़ हो गई, लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो मैंने बताया था अनवांटेड 72 72 घंटे तक इस्तेमाल होता है, या आई पिल 72 इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस अ मंथ पिल, कुछ पिल ऐसी आती है हमें महीने में एक ही बार खानी होती हैं। अब ये शायद बात बहुत कम लोगों को पता है, मेल पिल्स भी आती हैं। यस, मेल पिल्स है ना, डाईमिथेनड्रोलोन अनडेकेनोएट इज अ न्यू टेस्टोस्टेरोन लाइक मेडिसिन। टेस्टोस्टेरोन लाइक मेडिसिन होती है, मेल खाते हैं तो होगा क्या, मेल खाने से क्या हो जाएगा, यू कैन टेक इट एज ए पिल, इट इज इफेक्टिव एट स्टॉपिंग स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जब स्पर्म कम बनेंगे या बहुत कम ना के बराबर बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है स्पर्म ही नहीं होंगे तो फिर क्या जाकर फर्टिलाइज करेगा। तो यस, मेल पिल भी आते हैं। साइड इफेक्ट इसका क्या है, वेट गेन, रेस्ड हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है एंड ब्लड लिपिड डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट तो हर किसी चीज के हैं, ठीक है ना। आगे चले ना, सहेली काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है यहाँ से। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हमारी इंडिया में खुद बना, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सेंट क्रोमन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो अपना क्या है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे, ठीक है, उसने डेवलप किया इसको। डेवलप्ड सेंट्रोक्रोमन या ऑर्मेलोक्सिफिन विच इज नॉन हार्मोनल। ध्यान रखना ये कैसी है, नॉन हार्मोनल, इसके अंदर हार्मोन्स नहीं होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल कह लो, इन नेचर एंड इज कंज्यूम्ड वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार खाई जाती है। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ छाया या सहेली, दो नाम से आता है ये, ओवर हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके बहुत सारे एडवांटेज, ऑब्वियसली बात है हार्मोनल के जो डिसएडवांटेज होते हैं वो यहां पर नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बाद क्या आते हैं, स्लो रिलीज प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर कुछ डाल दे रहे हैं। इसको ऐसा समझो कि बॉडी के अंदर, जैसे मान लो पेन है, मैंने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, अब इस पेन के अंदर से एक फिक्स अमाउंट में दवाई रोज निकलती रहती है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इंजेक्टेबल डिम्पा, डिम्पा नाम सुना होगा। डिपोट करने का मतलब होता है कोई चीज लगा देना स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर सेट कर देना। होता क्या है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट होता है एंड नेट इन, यानी कि नॉर्थिनस्टियोन या इनएंटेट, या तो ये होगा, ठीक है ना। इसको डिपोट कहा जाता है, डिम्पा के नाम से फेमस है। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, नॉरप्लांट कहा जाता है, स्किन के नीचे लगा दिया जाता है, ठीक है। ये तो इंजेक्टेबल होते हैं, बट में कहीं बॉडी में सेट कर दिया जाता है। वेजाइनल रिंग्स, ये रिंग्स होती हैं, इसके अंदर मेडिसिन भरी होती है, ठीक है ना। इसको यहां पर ला करके, ये यूट्रस है और ये यूट्रस के नीचे क्या, सर्विक्स के पास ला करके इसको सेट कर दिया जाता है। इट रिलीज अ कंटिन्यूस डोज ऑफ द हार्मोन, जो वेजाइनल रिंग्स होती हैं ये लगातार एक फिक्स डोज हार्मोन की रिलीज करती रहती है। हार्मोन कौन सा, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनटू ब्लड स्ट्रीम विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एन एग ईच मंथ टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। और उसकी वजह से क्या होता है, जो एग है वो ओवरी से निकलता नहीं है। जब एग ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहां से होगी। तो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हार्मोनल बर्थ पिल। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुम लोगों को पक्के से पढ़ने हैं। एडवांटेज क्या है, वेरी इफेक्टिव है, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है, रिड्यूस करती है मेंस्ट्रुअल फ्लो को, क्रैम्पिंग जो दर्द होता है उसको कम करती है, रिड्यूस एक्ने मुहासे वगैरह हर्सिटिज्म को कम कर देगी, डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, इनके कैंसर को कम कर देता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ PID है ना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, पेल्विक जो यहाँ कमर के आसपास, कंप्लीटली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जब छोड़ देंगे तो आप वापस से प्रेगनेंसी पा सकते हैं। नो इंटरप्शन ऑफ सेक्स में कोई भी इंटरप्शन नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है हार्मोनल के, देखो जरा, यानी कि जो सहेली जो टैबलेट है उसके ये डिसएडवांटेज नहीं होंगे। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट STI, अच्छा ये तो है ही है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट टच में आती है बॉडी। पॉसिबल साइड इफेक्ट, नॉइजिया, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक्स, ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग, ये इसके हैं, सहेली के नहीं होंगे ये। नीड अ प्रिस्क्रिप्शन, यहां प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। मस्ट रिमेंबर टू टेक पिल, अब यहां पर क्या देखा, 21 दिन की गोलियां रोज एक फिक्स समय पे खाना हमें जरूरी होता है।
अराउंड द सेम टाइम एवरी डे, है ना, हर दिन सेम टाइम पे खाना है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ जाता है। कैनॉट यूज इफ ओवर एज 35 एंड ए स्मोकर, अगर आप स्मोकर हैं या 35 के ऊपर हो गए तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके क्या है, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल के। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बातें? चलें आगे। नाउ ये मैंने पूरा एक डायग्राम में क्या कर दिया, समेटने की कोशिश करी है कि मोड ऑफ एक्शन जरूरी है, इसके इंपॉर्टेंट है। कौन ओवरी यानी कि कौन एग को ही निकलने से रोकेगा, हार्मोनल और लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड। देखेंगे अभी इसको हम लोग क्या होता है ये, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कंबाइंड, जो कंबाइंड वाले होते हैं, ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि जो अनवांटेड वगैरह ले लेते हैं हम लोग, कंबाइंड हार्मोनल वेजाइनल रिंग्स, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसके अंदर प्रोजेस्टिन ओनली है, इम्प्लांट्स है, इंजेक्टेबल है, ये सब क्या करेंगे, यहां पे एक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इनकैपेसिटेट मतलब होता है गर्दन को अलग कर देना। कॉपर आयोडीन, कॉपर जो होता है गर्दन यानी कि स्पर्म की गर्दन अलग, टेल अलग। फिर क्या, थिकनेस सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस जो यहाँ सर्विक्स है, यहाँ पे म्यूकस इतना ज्यादा आ जाएगा कि वेजाइना से जो स्पर्म आ रहा होगा यहीं फंस के रह जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। उसके अंदर ये सब लोग काम करते हैं। ब्लॉक स्पर्म को ब्लॉक ही कौन कर देगा, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। तो ये मोड ऑफ एक्शन है, ताकि तुम लोग एक बार में याद रख सको। ऐसे नहीं याद रखना तो वैसे याद कर लो, ठीक है ना। तो यहां से तुमको क्या है, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। आगे पोस्ट कॉन्सेप्चुअल मेथड। अब ये मेथड एक्चुअली सही नहीं होते, ये तो ये है कि हाँ अब हो गया तो अब हमें हटाना है, दिस इज नॉट अ रेगुलर यूज मेथड। ये दिस एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इमरजेंसी के मेथड्स हैं। ये कैसे मेथड है, इमरजेंसी, इसको यूज ना करें तो बेटर है, हाँ लेकिन जब हो ही गया है तो करना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, 10 दिन की, 15 दिन की है, 1 महीने की है, तो उस केस में हम लोग किस तरीके से प्रेगनेंसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, हम जो मेंस्ट्रुअल है उसको रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। एस्पायरेशन ऑफ यूट्रिन कंटेंट, इसमें क्या होता है, अगर हमें पता चलता है कि हाँ पीरियड मिस हो गए, नहीं हुए हैं और लगभग 6 से 14 दिन, 10-15 दिन ही होने चाहिए, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एस्पायरेशन ऑफ द यूट्रिन। यूट्रिन के अंदर एक सिरिंज आती है, एक डिवाइस होता है, उसको डाल करके ना संक्शन करते हैं, खींच लेते हैं, तो अंदर छोटा मोटा पार्ट जो होता है उसका एग का, वो खींच के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। एस्पायरेशन ऑफ यूट्रस, वैक्यूम क्रिएट करके उसको खींच लेंगे बाहर, ठीक है ना। कंटेंट जो कंटेंट होता है यूट्रिन का उसको बाहर खींच लेंगे। अगर 6 से 14 दिन ऑफ मिस्ड पीरियड बट बिफोर मोस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन वेदर और नॉट वुमेन इज प्रेग्नेंट। ये तभी किया जाना चाहिए अगर पहले टेस्ट करके चेक कर लो कि हाँ प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी है तो अब हम इसको एस्पायरेशन ऑफ यूट्रिन कंटेंट, ये कुछ इस तरीके से है कि पंप टाइप का समझ लो कि खींच लिया जाता है, तो अंदर जो अटैचमेंट होता है न्यूली जो वो होता है फर्टिलाइज्ड ओवम का, वो खींच के बाहर आ जाता है। नाउ मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, यानी कि यहां पर हम लोग भाई अल्टीमेटली है क्या, थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, फिर से वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। 3 लेयर होती हैं, जो हमारे पास ओवम फर्टिलाइज होकर के वो यहां अटैच होता है और फिर यहां पे क्या होता है, बच्चा ग्रो करता है। तो इसमें भी क्या किया था, संक्शन करके इसको खींच लिया गया था। और मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, यही तो लेयर होती है जो ब्रेक कर जाती है। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये लेयर ब्रेक कर जाए और ये फिर से बाहर आ जाए, तो मेंस्ट्रुअल को स्टार्ट करवाएंगे। इंडक्शन मतलब हम किसी तरीके से मेंस्ट्रुअल को क्या करेंगे, स्टार्ट करवा देंगे। तो डिस्टर्बिंग द नॉर्मल प्रोजेस्ट्रॉन आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन बैलेंस, हम प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं बॉडी के अंदर बाय इंट्रायूट्रिन एप्लीकेशन ऑफ 1 to 5 mg सोल्यूशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन F2। इसको हम लोग क्या डालते हैं, यूट्रस से डाल देते हैं, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। विद इन मिनट द इम्पैक्ट, ठीक है, परफॉर्म अंडर सेडेशन, ठीक है ना। जब थोड़ा सा द यूट्रस रिस्पॉन्ड विद सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग अबाउट 7 मिनट। अब होता क्या है कि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, इस तरह से जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, यानी कि हम कहते हैं मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है ना, जो कि 7 मिनट तक रहेगा, फॉलोड बाय साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन फॉर 3 to 4 आवर। उसके बाद लगभग, ये प्रोसेस की बात हो रही है तो हम प्रोसेस ना भी याद रखें तो भी चलेगा। सीधी सी बात क्या है, जब हम इसको लगा देते हैं यूट्रस के अंदर तो ये चीज डिस्टर्ब हो जाती है और जो मेंस्ट्रुअल है यानी कि जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जब पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, है ना, ये वाली लाइनिंग टूट करके बाहर आ जाएगी, तो ये बच्चा यहाँ पर नहीं रहेगा फिर।
और लास्ट में आता है अपना अबॉर्शन एमटीपी, है ना, जो एमटीपी जो एक्ट भी है अपने पास, है ना, 1971 में आया था, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डॉक्टर की सलाह में ही किया जाना चाहिए इसको, ठीक है ना। तो इसको फाइनली अबॉर्शन कहते हैं। 2 महीने तक का अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो एमटीपी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको अबॉर्ट करते हैं। अब इन सब चीजों के कुछ अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशन है, हेमरेज, ब्लीडिंग वगैरह, शॉक लग सकता है, सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रिन परफोरेशन हो सकती है, सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, लेट कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी, बांझपन आ सकता है, एक्टोपिक जेस्टेशन हो सकता है, रिड्यूस बर्थ वेट, ये तमाम जो है इन सबके क्या है, साइड इफेक्ट हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, पोस्ट कॉन्सेप्चुअल मेथड है, सिर्फ मेथड का नाम और होता क्या उसको दिमाग में रखेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर है परमानेंट मेथड। अब ये तो मेरे को पता है परमानेंट में क्या रहता है। हम लोग क्या करते हैं, मेल के केस में ये वाली जो नली होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वास डिफरेंशिया कहते हैं। इसको कट करके इस तरह बांध देंगे तो अब यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पर्म यहाँ जाएगा चला आएगा वापस, यहाँ जाएगा चला आएगा वापस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रहा होगा, सर जो स्पर्म बनेगा फिर वो जाएगा कहाँ, वहां भर जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर तुम लोग को प्रोसेस याद हो, ये जो पार्ट है यहाँ पर ऊपर वाला, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। जो स्पर्म जब यहाँ इकट्ठे होते हैं बहुत ज्यादा और वो बाहर नहीं निकलते हैं। अब ऐसा सोचो ना कि जो लोग बच्चे हैं 14-15 साल के बाद स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या स्पर्म निकालते रहते हैं, हम लोग नहीं निकालते ना। तो ये स्पर्म जो है यहाँ वापस से बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? रीअब्सॉर्ब, ठीक है ना। तो 3 दिन से एक्स्ट्रा जो स्पर्म होता है वो बॉडी में रीअब्सॉर्ब होता रहता है, नए स्पर्म बनते रहते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं। इसी तरीके से फीमेल के केस में क्या करता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको काट करके इस तरह बांध दिया जाएगा। तो जो एग है वो यहां से यहां यहीं तक ही आएगा, जो स्पर्म है वो केवल यहां से यहां रह जाएगा। वो दोनों कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो फेलोपियन ट्यूब से याद रखेंगे ट्यूबेक्टोमी, और इसमें क्या है, वासा डिफरेंशिया होता है तो वासेक्टोमी। एक्टोमी मतलब काट देना, वास को काट देना, उसमें ट्यूब को काट देना, तो वेसेक्टोमी, ठीक है ना। तो ये परमानेंट मेथड या टर्मिनल मेथड कहलाते हैं। परमानेंट क्या होता है, हमेशा के लिए ही क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है, यानी कि हमेशा के लिए प्रेगनेंसी मतलब हमेशा के लिए हो जाता है, कभी भी दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। आगे आते हैं मिसलेनियस मेथड। आओ समझते हैं इसको हम लोग। मिसलेनियस मेथड क्या है? मिसलेनियस मतलब कुछ और तरीके भी हैं। क्या तरीके हैं समझते हैं फटाफट। बिहेवियरल मेथड, बिहेवियर, कुछ बिहेवियर में चेंजेस ला करके। जैसे कि पहला है एब्स्टिनेंस, ठीक है। एब्स्टिनेंस की हिंदी होती है स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम हैविंग और डूइंग समथिंग दैट यू आर एंजॉय। आप किसी चीज को जो चीज करना अच्छा लग रहा है उसको करना रोक दें। तो क्या करना अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं। तो तुम लोगों को थोड़ा सा मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, जिससे कि कुछ चीजें याद आ जाएं, है ना। पीरियड का क्या रहता है, ब्लीडिंग मान लेते हैं 1 से 5 दिन होगी। अब इसको हटा देते हैं। ब्लीडिंग होने के बाद अगले दिन को हम फर्स्ट डे काउंट करते हैं। अगले दिन को हम लोग क्या काउंट करते हैं, फर्स्ट डे। तो पहले दिन से लेकर के 14th डे, आइडियल कंडीशन बता रहा हूं ये मैं, आइडियल, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ आगे पीछे हो सकता है। माना जाता है कि इन 14 दिनों में जो ओवम होता है ओवरी के अंदर बन के तैयार होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहां पे क्या है, ओवरी है, और यहां पर क्या बन के तैयार हो रहा है, ओवम बन के तैयार हो रहा है। जब तक ये ओवम यहां नहीं आएगा, मान लो यहां पे स्पर्म आता भी है और यहां तक यहां आ गया, इसको अगर ओवम नहीं मिला, एग नहीं मिला, तो ये जो स्पर्म है कोई फायदा नहीं है, यहां पे आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माना जाता है कि 14 दिन तक ये ओवम जो है बनकर तैयार होता है, और लगभग 15वें और 16वें दिन, यानी 14, 15, 16 किसी भी दिन ये यहां से यहां आ सकता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। जब ये फेलोपियन ट्यूब में होता है तभी प्रेगनेंसी के चांस होंगे। तो यानी कि 1 से लेके 14 दिन ये क्या है, सेफ हो गया हमारे पास, कि इस बीच में अगर क्वाइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, एग तो है ही नहीं, स्पर्म पहुंचेगा भी तो वहां एग नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद 14 से लेके अगले 7 दिन मान लें 21 तक, ये सबसे ज्यादा खतरनाक दिन होते हैं, ठीक है। इस बीच में जो एग है यहां मौजूद है, इस बीच में अगर 14 से लेके 21वें दिन तक तुम लोगों ने मतलब जो कपल है अगर क्या करता है, क्वाइटस करता है, तो उसका स्पर्म का यहाँ एग मौजूद है, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ज्यादा है।
अब 21 के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर स्पर्म एग आ जाता है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो करना क्या है, एब्स्टिनेंस, रोकना है अपने आप को इस 14 से लेके 21 दिन तक, ठीक है ना, इस बीच में रोकना है। बट ये उतना अच्छा कंडीशन नहीं होती क्योंकि थोड़ा सा वेरी करता रहता है, कुछ लोगों का 10वें दिन ही निकल आता है ओवम, तो आगे पीछे होता है। तो एब्स्टिनेंस में क्या है, हमें वो दिन ध्यान रखना है किस दिन ब्लीडिंग हुई थी और उसके बाद कब तक, ठीक है ना, उस बीच में आप क्वाइटस करें। और जो लग गया कि हाँ अभी खतरनाक दिन आ गए हैं तो उस बीच में क्वाइटस ना करें, अपने आप को रोक लें, एब्स्टिनेंस। क्वाइटस इंटरप्ट और विड्रॉल, इसमें अल्टीमेटली क्या है कि आप क्वाइटस कर रहे हैं, जब स्पर्म निकलने वाला है आपने क्या किया, स्पर्म को वेजाइना से बाहर निकाल लिया और स्पर्म को बाहर गिरा दिया, वेजाइना में नहीं डाला स्पर्म को, तो ये हो गया क्वाइटस इंटरप्ट, दखलंदाजी या विड्रॉल, या निकाल के बाहर कर दिया। सेफ पीरियड यूज मेथड, ठीक है ना, सेफ पीरियड देखेंगे हम लोग कि कौन से दिन सेफ है क्वाइटस करने के लिए। वेजाइनल वॉशिंग मेथड, हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो स्पर्म चला भी गया तो तुरंत उठ करके वेजाइना को क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, ठीक है। उतने इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ इसमें एक ये वाला जो मेथड है ये तो 100% इफेक्टिव ही रहेगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे अभी हम लोग। अब नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, एक तो हो गया बिहेवियर, ये हो गया हमारा बिहेवियर की बात कि हम ये काम कर लेते हैं। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में क्या है, बेसल बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, फीमेल की बॉडी का मतलब, वो क्या करता है, जिस समय ओव्यूलेशन होता है, जिस समय एग बाहर आता है, उस समय कुछ इंक्रीज कर जाता है। तो वो अगर बॉडी टेम्परेचर रोज चेक करे फीमेल, तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ अब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है, तो मतलब अब एग बाहर आने वाला है या आ रहा होगा। योर बेसल बॉडी टेम्परेचर इज योर टेम्परेचर व्हेन यू आर फुल्ली एट रेस्ट, जब पूरी तरीके से आराम हो उस समय जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर। ओव्यूलेशन है ना, ओव्यूलेशन यही था जो मैंने बताया था, यहां से बाहर आना एग का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, एग का बाहर आना, ओवम का बाहर आना। मे कॉज स्लाइट इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर, हल्का सा बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। यू विल बी मोस्ट फर्टाइल ड्यूरिंग द 2 to 3 days बिफोर योर टेम्परेचर राइजेस, ठीक है ना, आप सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हो आपके टेम्परेचर बढ़ने से पहले। जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि ओवम बाहर हो चुका है, तो उससे कुछ दिन पहले फर्टिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। अगर उस बीच में क्वाइटस हुआ तो 100% बच्चा यानी कि कंसेप्शन हो जाएगा। बाय ट्रैकिंग योर बेसल बॉडी टेम्परेचर ईच डे यू मे बी एबल टू प्रेडिक्ट व्हेन यू विल बी ओव्यूलेट। जब आप रोज टेम्परेचर को नोटिस कर रहे हो तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि कब ओव्यूलेशन होने वाला है, कब एग निकलने वाला है। तो वो इस तरह से हम लोग सेफ पीरियड को देख सकते हैं कि कौन से दिन सेफ है। मोस्ट वुमेन्स बॉडी टेम्परेचर इज बिटवीन 97 to 97.5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बिफोर ओव्यूलेशन, एक जनरल है, सबका वेरी कर सकता है। आफ्टर ओव्यूलेशन इट इज टिपिकल रेंजेस फ्रॉम 97.6 to 98.6, देखो इतना बढ़ जाता है। बट अदर फैक्टर कैन इंपैक्ट बेसल बॉडी टेम्परेचर टू, जैसे कि स्ट्रेस है या सफर करके आए हो तो इनकी वजह से जो टेम्परेचर है बेसल बॉडी टेम्परेचर वो चेंज हो सकता है। क्लियर है। सर्वाइकल म्यूकस मेथड या बिलिंग मेथड, अब देखो यहां पर क्या है, also called the Billing ovulation method. The cervical mucus method is based on the careful observation of mucus pattern during your menstrual cycle before ovulation. यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वेजाइना से जो है ना वहां पे जो म्यूकस निकलता है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्या हो रहा है इसमें, ओव्यूलेशन से पहले सर्वाइकल सेक्रेशन चेंज, जो सर्वाइकल का सिक्रेशन होता है यानी कि जो म्यूकस निकलता है वो बदल जाता है, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट हेल्प स्पर्म ट्रेवल थ्रू द सर्विक्स, यानी कि जो सर्वाइकल होता है वो इतना म्यूकस क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा नहीं मतलब इस लेवल का क्रिएट करता है कि इजीली जो स्पर्म है वहां से ट्रेवल करता हुआ निकल जाए, ठीक है। यानी कि म्यूकस जो ऑन बाकी दिनों में बहुत कम रहेगा, लेकिन जब फटा मतलब एग निकलने वाला होता है तो म्यूकस इतना बढ़ जाता है कि उसमें स्पर्म इजीली तैयार करके आगे जा सके। तो ये क्या आ रहा है, बिफोर ओव्यूलेशन सर्वाइकल सिक्रीशन चेंज, जो सर्वाइकल का सिक्रीशन है म्यूकस का बदल जाता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है स्पर्म को ट्रेवल थ्रू द सर्विक्स, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब टू एग। अब देख सकते हैं हम पहले कम, थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा सा ज्यादा म्यूकस जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे कि जो स्पर्म है वो इजीली ट्रेवल कर सके। तो हम ये इस तरीके से जो म्यूकस होता है उसको चेक करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ अब ओव्यूलेशन होने वाला है। प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशनल मेथड, ठीक है, इसे लैक्टेशनल एमनेरिया भी कहते हैं। एक्चुअली ये कुदरत ने खुद ही सेट किया हुआ है। अब एक बच्चा हो गया है, बच्चा माँ का दूध पी रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है दिमाग में कि बच्चा दूध पी रहा है, यानी कि अब दूसरे बच्चे की अभी जरूरत नहीं है,
जब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी दूसरा बच्चा हुआ तो मदर की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, इवन कमजोरी आ सकती है। तो ये नेचुरली सेट है। होता क्या है, जब बच्चा दूध पीता है तो दिमाग में एक सिग्नल जाता है। कहाँ जाता है दिमाग में सिग्नल? हाइपोथैलेमस में। ये सिग्नल क्या कहता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको डिक्रीज कर देता है। ये हार्मोन ओवम बनाने में हेल्प करता है। ये डिक्रीज हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको डिक्रीज कर देगा। ये दोनों डिक्रीज होने की वजह से ओवरी में एग बनेगा ही नहीं, यानी कि तुमको पीरियड्स ही नहीं आएंगे। यानी कि पता होगा शायद बहुत से लोगों को कि बच्चे होने के बाद कुछ लोगों को कम से कम 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, कुछ लोगों को साल भर तक पीरियड्स नहीं आते हैं। वो यही होता है क्योंकि बच्चा दूध पी रहा होता है, सिग्नल जा रहा होता है, तो इसीलिए पीरियड्स नहीं होते हैं। ठीक है ना। और ये फिर इस तरह से क्या होगा, ओवरी डिक्रीज कर जाएगा, एस्ट्रोजन ये सिग्नल जाएगा, फिर इस तरह से काम करता रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सिग्नल डिस्टर्ब द हार्मोन प्रोडक्शन। सिग्नल्स जो है, बच्चा दूध पी रहा है, ये सिग्नल जा रहा है, इससे हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। डिसरप्शन ऑफ हार्मोन सप्रेस ओव्यूलेशन। अब हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं तो ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाता है, ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी कि पीरियड्स ही नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरुआत यहां से हो रही है। बेबी सकलिंग स्टिमुलेट द निपल। बेबी जब सक करता है तो निपल स्टिमुलेट होते हैं। निपल स्टिमुलेशन ट्रिगर द सिग्नल टू मदर्स ब्रेन। अब यहां से सिग्नल कहां जाता है, मां के ब्रेन में जाता है। हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो इस तरीके से क्या चल रहा है, ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर है बातें? ओके, नाउ सिम्टोमेटिक मेथड। सिम्टोमेटिक में वही सारी बातें आ जाएंगी, हम लोग सिम्टम देख करके डिसाइड करेंगे। सिम्टम में क्या क्या है, वुमेन्स बेसल बॉडी टेम्परेचर देख लेंगे, सर्वाइकल म्यूकस को देख लेंगे, चेंजेस इन द सर्विस देख लेंगे, एंड अदर सिम्टोमेटिक ओव्यूलेशन। जो कुछ और सिम्टोमेटिक ओव्यूलेशन है उसको चेक कर लेंगे, हाँ कब ओव्यूलेशन हो रहा है कब नहीं हो रहा है, उसी के हिसाब से फिर हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कोइटस करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिर नीचे लिख दिया कि हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, और कौन सा मेथड चूज करना है प्योरली मैटर ऑफ द इंडिविजुअल कपल प्रेफरेंस, है ना, कौन सा है वो उसके प्रेफरेंस पे रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है सबसे बेस्ट वैसे माना जाता है फिजिकल का कॉन्डम वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा सा वही रहता है कि छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब, लेकिन बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उसका। ठीक है ना। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग, अपने तो कोर्स में देखो यही लिखा है, लेकिन क्वेश्चन अंदर से भी आते हैं। ठीक है, तो फार्मासिस्ट हैव क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक। क्या रहा है, फार्मासिस्ट का काफी क्लोज कॉन्टेक्ट होता है पब्लिक के साथ। ही इज डूइंग यूजफुल सर्विस टू द पब्लिक लाइक द डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, इसके सबसे जुड़ा हुआ रहता है। अब ये तो मन से बना के वैसे तुम लोग लिख सकते हो, कैसे कैसे मन से बना सकते हो कि कपल को सजेस्ट कर सकते हो कौन सा मेथड अपनाना है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, किसके क्या एडवांटेज है ना। पहला बच्चा हो चुका है तो दूसरे बच्चे में कितना गैप करना है, तमाम चीजें हैं, मन से बना के लिख सकते हो। थोड़ा हम यहां देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अनएजुकेटेड पीपल हैव साइकोलॉजिकल फियर, है ना। अब यहाँ पे एक ये आ गया, साइकोलॉजिकल फियर होता है कि दवाई खाएंगे कुछ होगा तो नहीं, कि ऐसा इस्तेमाल करने से बॉडी को तो नुकसान नहीं हो जाएगा, कि फैमिली प्लानिंग करने से बच्चा हम रोक रहे हैं, कल को बच्चे ही ना हुए। ये सब एक साइकोलॉजिकल फियर होता है। इज पेनफुल, डेंजरस एंड हार्मफुल टू हेल्थ, है ना। वो एक साइकोलॉजिकल फियर है, अनएजुकेटेड जो अनपढ़ लोग हैं कि भैया ये सब खराब चीजें हैं टू, है ना। तो फार्मासिस्ट कैन एक्सप्लेन द यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग टू द अनएजुकेटेड इन सिंपल वे इन देयर लोकल लैंग्वेज। उसको लोकल लैंग्वेज में समझा सकता है कि इसके क्या क्या फायदे हैं। द फार्मासिस्ट कैन प्रमोट फैमिली प्लानिंग बाय फॉलोइंग मेथड। कैसे कैसे कर सकता है, प्रोपोगेटिंग द यूजफुलनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग इन द राइट वे, सही तरीके से बताए। ही कैन एक्सप्लेन द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कितने सेफ हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, है ना, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है वो बता सकता है। ही कैन एडवाइज स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रन, बता सकता है कि बच्चों के बीच में गैप रखो, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। द फार्मासिस्ट कैन डिस्प्ले फैमिली प्लानिंग पोस्टर, जो फैमिली प्लानिंग पोस्टर्स आते हैं उनको डिस्प्ले कर सकता है, बाहर लगा देगा। पैम्पलेट होगा वो दिखा देगा कि देखो ये आए रखे हैं, लोगों को पढ़वाएगा कि ये सब चीजें हैं। ही कैन गाइड द पीपल टू द फैमिली प्लानिंग सेंटर्स फॉर वैसेक्टोमी, वो गाइड करेगा कि वो लोग फैमिली सेंटर में जाए और वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी करा करके क्या करें, कॉन्ट्रासेप्शन को अपनाएं, जिन लोगों की फैमिली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ही कैन मोटिवेट द पब्लिक फॉर द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ड्रग्स, कॉन्डम एटसेट्रा। वही कहानी, मतलब घूम फिर के वही है, उसको हर तरीके से किस न पोस्टर लगवा ले, पंपलेट दे ले, ठीक है, माउथ से समझाए, या जिन कपल्स ने अपना लिया उनका उदाहरण देकर समझाए, इस तरीके से तमाम तरीके से वो काम कर सकता है। He can establish awareness in the community regarding the availability of various family planning services. वो बता सकता है कि कौन कौन सी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, he can produce a positive attitude to family planning by motivating eligible couples to adopt the small family, you know. ठीक है ना।
ही कैन प्रोड्यूस अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू फैमिली प्लानिंग बाय मोटिवेटिंग द एलिजिबल कपल्स। जो एलिजिबल कपल्स हैं, है ना, भविष्य में जो बन रहे हैं कहने कपल होने, जो यानी कि जो एलिजिबल कपल हैं, जो आगे जाके बच्चे करने वाले हैं, उनको मोटिवेट कर सकता है कि वो फैमिली के नॉर्म, जो कंडीशंस वगैरह हैं, उनको अपनाएं और फैमिली प्लानिंग को चुने। फार्मासिस्ट कैन प्रमोट फैमिली प्लानिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स अबाउट फैमिली प्लानिंग। तो वो घूम फिर के वही सारी बातें हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये तो तुम अपने मन से भी कर सकते हो। तो ये सारी बातें किसकी थी? फैमिली प्लानिंग की थी, ठीक है ना। तो ये सारी तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग किया जाए, क्योंकि फैमिली प्लानिंग बेस्ट होती है, ठीक है ना। हमारे दो बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है। तो किस तरीके से फार्मासिस्ट को प्ले कर सकता है अपना रोल, उसके बारे में सारी बातें इसमें और बातें बना करके इसमें तुम लिख सकते हो। क्लियर है सारी बातें, ठीक है ना। अब किस तरीके से तुम प्लान करोगे अपने डी फार्म के लिए और एग्जिट एग्जाम के लिए, उसको हम लोग जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के द्वारा। आइए देखते हैं। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी? वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं? MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो? तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम। ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितना चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का। फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3। इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है, तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे, उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी। यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे, तो MCQ तो बहुत आराम से कर ले जाओगे। और MCQ जब बहुत आराम से कर ले जाओगे, तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए
पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।